हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, वापस से मैं इन प्रोसेसेस को आपके सामने दिखा रहा हूँ, ताकि मैंने इनके बारे में थोड़ा थोड़ा तो आपको बता चुका हूँ कि भाई क्या क्या अपने को पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। आइसोकोरिक प्रोसेस में हमें पता है वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। अब बच्चों इसके साथ साथ ये भी देख लेना कि देखो केटीजी के भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स, जैसे कि गे-लुसाक लॉ है ना। तो ये जो नियम है इसमें भी देखो कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो गे-लुसाक लॉ बनता है। ठीक है, साइंटिस्ट ने मैंने लिख दिया है। तो इनकेस मान लीजिए नीट में पूछे कि गे-लुसाक का नियम क्या है, तो वहां पे आप इसको लिख सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो देखिए वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चों, वर्क डन हो जाएगा 0। फिर डेल्टा Q इज इक्वल टू N, देखिए अब ये CV हो जाएगा है ना, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, आयतनिक प्रोसेस में। तो NCV डेल्टा T। गामा एडियाबैटिक कांस्टेंट, गामा इज इक्वल टू CP अपॉन CV होता है। ये फॉर्मूला भी मैंने यहां पे लिख दिया, ध्यान देना। CP अपॉन CV यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद में फिर हम देखेंगे PV रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, गामा होता है एडियाबैटिक कांस्टेंट। ठीक है, तो PV रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां पे एक फॉर्मूला भी ध्यान रखना, CV इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1। R जो है हमारे पास गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस भी मैंने आपसे डिस्कस किया, फटाफट मैंने लिख दिया। देखो डेल्टा Q इज इक्वल टू NCP आइसोबारिक, यानी कि एट कांस्टेंट प्रेशर ये लिखा जाएगा। CP माइनस CV इज इक्वल टू R आइडियल गैस के लिए होता है, ध्यान देना। CP ये बड़ा होता है, अगर मैं CV को यहां ले जाऊं तो CV प्लस R हो जाएगा ना। तो इसका मतलब कि CP और CV में से बड़ा कौन हो गया, CP बड़ा हो गया। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, आइसोबारिक है तो भाई प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। चार्ल्स लॉ भी इसी को कहा जाता है, देखो ध्यान देना। चार्ल्स लॉ जो है वो भी यही है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, अगर P कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T विल बी चार्ल्स लॉ। अब V और T का ग्राफ बनाएंगे, देखिए θ1 θ2 पे ये प्रेशर 1 है, प्रेशर 2 है, P1 विल बी ग्रेटर देन P2। ये कॉन्सेप्ट भी बता चुका हूं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के हिसाब से। फिर बच्चों देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल आपसे मैंने डिस्कशन किया था बच्चों। आइसोथर्मल की अगर मैं बात करूं तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, थर्मल यानी T टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा यहां पे, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो फॉर्मूला देखिए, ध्यान रखना बच्चों, फॉर्मूला डायरेक्टली मैंने लिखा है, आपको याद होना चाहिए। वर्क डन विल बी nRT नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1। फॉर्मूला दिमाग में रखना भाई, nRT नेचुरल लॉग V2 बाई V1, nRT नेचुरल लॉग P1 बाई P2। अब T कांस्टेंट है तो हमें पता है कि डेल्टा T 0 हो जाएगा, तो डेल्टा U भी कितना हो जाएगा, 0। फर्स्ट लॉ वापिस से दिमाग में रख लो। फर्स्ट लॉ आपके पास क्या होता है, वो होता है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब अगर डेल्टा U 0 है तो डेल्टा Q इज इक्वल टू W, नथिंग चेंज, डेल्टा Q इज इक्वल टू W। स्पेसिफिक हीट जो है वो इनफाइनाइट होती है, स्पेसिफिक हीट इस केस में इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट क्यों होती है बच्चों, आप देख सकते हो, आसानी से देख सकते हो कि जो आपके पास फॉर्मूला बनने वाला है वो फॉर्मूला इसमें बनेगा क्या। भाई आप फॉर्मूला जो बनाते हो क्या बनाते हो, आप लिखते हो डेल्टा Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T, यही तो लिखते हो। तो अगर मैं एक काम करूं कि भाई इसको ले जाऊं डिवाइड में, तो मैं C इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T। अब जबकि T कांस्टेंट है तो डेल्टा T कितना हो गया, 0, 1/0, तो C कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो स्पेसिफिक हीट जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस में इनफाइनाइट होती है, स्पेसिफिक हीट आइसोथर्मल प्रोसेस में इनफाइनाइट होती है। ठीक है, P और V ग्राफ देख लीजिए, P और V ग्राफ देख लीजिए, बताइए कौन सा ज्यादा होगा। हालांकि सॉल्यूशन में मैंने लिख दिया है, इसको यहां से मैं मिटा रहा हूं, तब तक आप सॉल्व करो। बताओ कि P और V में से ज्यादा जो है वो कौन होगा, फटाफट देख के बताना बच्चों। स्क्रीन पॉज करो और सॉल्व करो खुद से। देखो ज्यादा कौन होगा बेटा, यहां देखो P और V, आपने ग्राफ बनाया PV और आपने यहां लिया T1 और यहां लिया T2। आप किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं है जिस तरीके को मैं अपना रहा हूं आप उसको सॉल्व करें। मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम पकड़ा, मैंने कहा V मान लो कांस्टेंट है, ठीक है, V को कांस्टेंट किया और इसी के ऊपर मैंने प्रेशर की 2 इक्वेशन देख ली, एक ये और एक ये ले लिया। ठीक है, इसको नाम दे दो P1, इसको नाम दे दो P2। अब बच्चों V कांस्टेंट है तो ये P1 से कनेक्ट हो गया, ये P2 से कनेक्ट हो गया। तो एक बात बताओ कि P2 बड़ा हो गया P1 से,
P2 बड़ा हो गया P1 से, और मैं कह रहा हूं कि भाई यहां पे V कांस्टेंट है, तो आप खुद सोचो कि भाई कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी। भाई PV इज इक्वल टू NRT। मैं आपको कह दे रहा हूं कि यार V को तो मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है, तो अब मुझे कांस्टेंट रखा हुआ है तो मुझे T को करना क्या पड़ेगा, V इज इक्वल टू NRT बाई P करना पड़ेगा। अब P2 की वैल्यू ज्यादा आ रही है, P2 वैल्यू ज्यादा आ रही है, और मैं क्या चाहता हूं कि ये है फिक्स रहे, तो भाई जितना इसको बढ़ा रहा हूं उतना ही मैं इसको भी बढ़ा दूं, तो V की वैल्यू फिक्स आ जाएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों, T1 की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, T2 की वैल्यू कम आ जाएगी। समझ रहे हैं? आप इस क्वेश्चन को चाहो तो, इस क्वेश्चन को चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि आप कांस्टेंट प्रेशर ले लो। चलो आप एक लाइन पे यूं इसको ले लो, और यूं लेने के बाद में यहां से वॉल्यूम की दो वैल्यूज बना लो। भाई ये वॉल्यूम कम है, ये वॉल्यूम ज्यादा है, आपको रखना है P को कांस्टेंट, तो इसको कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T बाई V। अब जहां V की वैल्यू ज्यादा है वहां पे आपको T की वैल्यू भी ज्यादा करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो ना? तो इस हिसाब से T1 ग्रेटर देन T2। अब आप जिस भी तरह से चाहे क्वेश्चन को सॉल्व करना, उस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक नजर इसको देख लीजिए। भाई फाइनल आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए बच्चों, प्रोसेस आप कोई भी देखें उससे आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा यही मैं आपसे अगर एडियाबैटिक की बात करूं, एडियाबैटिक में यहां लिख देता हूं, तो एडियाबैटिक का भी अब स्लोप देखना भाई क्या होता है, स्लोप देखना। वहां पे देखो स्लोप कितना है, -P बाई V। अगर मैं यहां पर एडियाबैटिक लिख दूं, एडियाबैटिक लिख दूं, तो यहां पर हो जाएगा PV। तो देखो एक ऐसे जा रहा है स्लोप, एक ऐसे जा रहा है, बताइए कौन सा बढ़िया है इसमें, कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा एडियाबैटिक है। चलो एडियाबैटिक का पहले बता देता हूं तुम्हें कि एडियाबैटिक का जो स्लोप होगा वो हो जाएगा माइनस गामा टाइम्स P बाई V, माइनस गामा टाइम्स जो है P बाई V, इसका स्लोप हो जाता है। ठीक है, एडियाबैटिक में हमें बच्चों पता ही है डेल्टा Q जो है वो जीरो हो जाता है। हीट एक्सचेंज अगर जीरो है तो डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस का W आ जाएगा। अरे एडियाबैटिक इससे पिछली स्लाइड में थोड़ा सा बता चुका हूं आपको। ठीक, अच्छा आप और भी लिख सकते हो, गामा इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। वर्क डन का फॉर्मूला लिखना चाहो तो वर्क डन का फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो। PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी आपको पता है। ठीक, क्वेश्चन आपके सामने बच्चों ये है, जो जरूरी क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये है कि आपको ग्राफ दिया हुआ है P और V, आपको दे दिया है, एक इस तरह से दिया है, एक इस तरह से दिया है। ठीक है, ये A है, ये B है। आप बताएंगे बच्चों कौन सा एडियाबैटिक है, कौन सा आइसोथर्मल है। दिस इज योर क्वेश्चन। कौन सा ग्राफ में एडियाबैटिक को शो कर रहा है, कौन सा आइसोथर्मल को शो कर रहा है, वो आपको उस क्वेश्चन के अंदर बताना है। बताइए बच्चों क्या हो जाएगा। देखो सॉल्यूशन क्या होता है इसका, वी ऑल नो दैट स्लोप ऑफ एडियाबैटिक विल बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। ठीक है, तो स्लोप किसका ज्यादा है, स्लोप इसका ज्यादा है। अरे इसी का तो स्लोप होता है माइनस गामा टाइम P बाई V, और इसका स्लोप होता है केवल माइनस P बाई V। तो ज्यादा स्लोप किसका दिख रहा है, इसका दिख रहा है। तो ये तो हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस, और ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर हो रहा है ना, इसमें से कौन सा एडियाबैटिक है, कौन सा आइसोथर्मल है। तो दे बोथ आर वेरी गुड, दे बोथ आर एक्यूरेट। ठीक है, तो ज्यादा स्लोप वाला आपको एडियाबैटिक मिलेगा, कम स्लोप वाला आपको क्या मिलेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया, ये क्वेश्चन बन गया। इस तरह से भी आप चीजों को लिख सकते हैं। तो बच्चों ये जो अभी हमने इस स्लाइड में पढ़ा है, बहुत ही कम में इस टॉपिक को हमने फिनिश करने की कोशिश की है, क्योंकि ये चीजें मैं लगभग बता चुका हूं। तो इन फॉर्मूलाज को याद कर लेना, क्वेश्चन जैसा बनता है वो क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई एग्जाम में कैसे आएगा और कैसे आपको इसको पढ़ना है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स देखना कि गैलुसॉक लॉ क्या हो जाएगा, है ना, गैलुसॉक यानी वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। बॉयल्स लॉ क्या होता है बच्चों, बॉयल्स लॉ होता है जिसमें कि टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। भाई आपसे मैं कह दूं कि बॉयल्स लॉ जो है वो क्या होता है, बॉयल्स लॉ जैसे बॉयल करना, तो आप समझ लो कि टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV इक्वल टू NRT, तो PV ग्राफ जो है वो ऐसे बनता है। ठीक है, वो बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन आपके पास बन गया। तो बॉयल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है, प्रेशर जिसमें कांस्टेंट, गैलुसॉक लॉ क्या होता है, वर्क डन के फॉर्मूला क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट जो है वो आइसोथर्मल में इनफाइनाइट है, वही मोलर स्पेसिफिक हीट एडियाबैटिक में कितनी होगी, ये मेरा क्वेश्चन है, बताइए। मोलर स्पेसिफिक हीट जो है वो एडियाबैटिक में कितनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करके बताओ।
मोलर स्पेसिफिक हीट एट एडियाबैटिक। चलो एडियाबैटिक में डेल्टा क्यू कितना होता है? 0 होता है ना। वी नो दैट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। ठीक, आप खुद बताओ बच्चों, अगर डेल्टा क्यू 0 है, अगर डेल्टा क्यू 0 है तो एन तो नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सी की वैल्यू 0 आ जाएगी। अरे सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी आ जाएगा। तो क्या आपने ये डिफरेंस नोट किया कि जब आपसे आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बात की जाए, है ना, whenever the isothermal process is you can say under consideration, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो आपके पास C की वैल्यू आएगी, स्पेसिफिक हीट जो है वो इन्फानाइट आएगी। लेकिन अगर आपसे एडियाबैटिक प्रोसेस में, रुदोष्म प्रक्रम में, है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस में आपसे मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में बात की जाए तो वो जो है वो 0 आ जाएगी। तो ये भी नीट में क्वेश्चन बन सकता है कि आइसोथर्मल में सी की वैल्यू कितनी होती है, एडियाबैटिक में सी की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, आइसोथर्मल का जो स्लोप होता है वो होता है माइनस का पी बाई वी, लेकिन वही एडियाबैटिक में स्लोप बोल दूं तो वो हो जाएगा माइनस गामा टाइम्स पी बाई वी। तो इसका भी मिक्सअप क्वेश्चन आ सकता है। आप फॉर्मूला याद रखिए बच्चों, वैसे डराइव करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पी वी इक्वल टू एन आर टी आपको डिफ्रेंशिएशन करना है और थोड़ा प्रोडक्ट मेथड लगाना है, एंड यू विल गेट दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये सब जो है कुछ बेसिक से पॉइंट हुए इसके। नेक्स्ट में हम लोग अब फटाफट इसको फिनिश करते हैं, सेकंड लॉ देख लेते हैं, थोड़ा सा कार्नोट साइकिल के बारे में देख लेते हैं और इस टॉपिक को हम लोग फिनिश करते हैं। तो अगली स्लाइड में ये छोटे से पॉइंट्स पढ़ेंगे और उसके बाद में एक स्लाइड में हम इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। तो मुलाकात होती है अगली स्लाइड में। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस यानी कि चक्रीय प्रक्रम, हिंदी में इसको बोलते हैं चक्रीय प्रक्रम। तो बच्चों साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम में हम लोग को कैसे चीज़ों को पढ़ना है? देखो ये इस तरह से एक प्रोसेस बना दी, मान लीजिए ये भी साइक्लिक। देखो साइक्लिक चक्रीय, और आप समझ रहे हैं इन सब बातों को कि चक्रीय का मतलब ये है कि भाई साहब जहाँ से शुरू करेंगे वहीं पर आ जाएंगे, जहां से शुरू करेंगे वहीं पर आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस में प्रॉब्लम क्या है कि अगर स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट सेम हो गया तो डेल्टा टी, डेल्टा पी, डेल्टा बी, डेल्टा यू, दे ऑल आर 0। समझ रहे हैं भाई? यहां से शुरू करके वापस यहां आ गए तो पी भी 0 आ जाएगा, यहां से शुरू करके वापस यहां आ गए तो वी भी। बेटा मैं वी 0 नहीं है, अब स्टेटमेंट सुनिएगा, स्टेटमेंट के डिफरेंसेस को सुनिएगा। वी इज नॉट 0, डेल्टा वी इज 0। ठीक है, क्योंकि यहां से शुरू करके वापस से यहां आया तो देयर विल बी सम वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम, और उस वॉल्यूम को अगर मैं फिक्स कर दूं सो डेल्टा वी विल बी इक्वल टू 0, एंड सिमिलरली द प्रेशर डेल्टा पी विल आल्सो बी इक्वल टू 0। डेल्टा टी ऑब्वियस सी बात है यार, जहां से शुरू करोगे वहीं आ जाओगे, तो टेम्परेचर तो वही मिलेगा स्टार्टिंग में जो था, है ना, डेल्टा टी 0, डेल्टा यू 0। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहते हैं वो भाई साहब कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, क्योंकि डेल्टा यू तो 0 हो गया तो ऑल द हीट विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। ठीक है, हीट गिवन। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम। तो जब साइक्लिक प्रोसेस में दोबारा बात हो तो आप इस तरह का भी स्टेटमेंट इसको बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आता है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। यहाँ से हम थोड़ा सा बात शुरू करेंगे एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो मैं देखो ये डायग्राम थोड़ा मिटाता हूँ, थोड़ा इनफैक्ट पूरा मिटाता हूँ। तो ये अगर आपने बना लिया हो तो अब थोड़ा इसको समझिए, सोर्स और सिंक को समझिए या रिजर्वियर को समझिए, ऊष्मा कुंड को। आप समझिए कि देखो ये सोर्स है एट सम हाई टेम्परेचर T1, Q1 हीट दी, और ये है सिंक, हीट रिजेक्ट कर रहे हो Q2, और यहां पर है वर्क डन बाय गैस इज W। बस ये कहानी है कि आपने कितना, देखो 100% पॉसिबल नहीं है। आपको सेकंड स्टेटमेंट जो सेकंड लॉ का बताऊंगा मैं कि Q1 T1 टेम्परेचर पे है, ये लेस टेम्परेचर T2 पे है, तो आपसे बोला गया कि भाई साहब Q1 हीट दी, कितना वर्क डन में कन्वर्ट हुआ और कितना सिंक को वापस दिया गया। अरे सिंक नाम तो सुना है ना, तुमने पानी ऑन किया, सोर्स है वो, हाथ धो रहे हो, मान लीजिए वर्क डन। हालांकि 100% मैं उससे रिलेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मान के चलिए कि वो पानी जो बचा वो गिरा वहां पे, तो वर्क डन कितना हुआ, काम कितना हुआ, ये आपको देखना है कि भाई कितना वर्क डन हो पाया गैस द्वारा और कितना जो है वो सिंक में वापस चला गया। तो एक हायर टेम्परेचर पे है, एक लोअर टेम्परेचर पे है। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि एफिशिएंसी कैसे देखी जाएगी। एफिशिएंसी इससे देखी जाएगी कि दिया कितना गया और वर्क डन में कन्वर्ट कितना हुआ। कोई एक की एफिशिएंसी बहुत अच्छी है तो वो मैक्सिमम 10 में से 8 वर्क डन में कन्वर्ट कर रहा है, 2 उसका डिपॉजिट हो रहा है। भाई हम भी तो कहते हैं कम से कम पानी गिराओ यार, कम से कम पानी गिराओ, ताकि अब तुम पानी चला रहे हो, हाथ थोड़ा सा धो रहे हो, गिरा रहे हो उसको बाल्टी भर के। ठीक है, तो हीट इंजन में क्या, वर्क डन अपॉन हीट गिवन।
अब वर्क डन विल बी सिंपली, वी नो दैट वर्क डन विल बी एक्चुअली Q1 माइनस Q2। अरे यहां से चली कोई वैल्यू 10, यहां पहुंची 4, तो यहां कितनी गई 6, आप भी जानते हैं। तो आप कैसे पता लगा 10 माइनस 4 करके तो 6 किया ना। तो आपने क्या किया कि वर्क डन अपॉन हीट गिवन, तो वर्क डन यू कैन राइट Q1 माइनस Q2, यू कैन ऑल्सो राइट T1 माइनस T2, नो प्रॉब्लम विद दैट, डिवाइडेड बाई हीट गिवन, गिवन इतना था। अब किसी को 100% एफिशिएंसी चाहिए तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा ये Q1 और Q1 बराबर हो जाए, ठीक है, कि भाई अगर मतलब 100% का, सॉरी इसका रेशियो अगर 1 चाहिए तो करना क्या पड़ेगा, Q2 को 0 करना पड़ेगा। Q2 0 का मतलब क्या है कि जितना आपने हीट दिया सिस्टम को, जितनी आपने हीट दी, पूरी की पूरी हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो गई। यानी कि जो ऊष्मा कुंड, यानी जो अपना सोर्स है ना, स्रोत है ऊष्मा का, उसने जितनी आपको ऊष्मा दी, जितनी उसने ऊष्मा प्रोवाइड की, वो पूरी की पूरी जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो गई, किए गए कार्य में बदल गई। तो यानी ये तो वही हो गया कि यार आपने जितना पानी गिराया सबका सब आपका हाथ धुल गया और वो पानी नीचे नहीं गिरा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीज़ है, एफिशिएंसी 100% आ जाएगी। खैर 1 को मैं दे सकता हूँ नाम सोर्स, एंड द 2 विल बी द सिंक। 1 माइनस हीट एट लोअर टेम्परेचर, हीट एट हायर टेम्परेचर। आप इसको चाहे तो 1 माइनस T2 बाई T1 कर सकते हैं। गेट 2017 में क्वेश्चन आया था, मैंने क्वालिफाई किया था उस टाइम, है ना। तो उस समय क्वेश्चन क्या था, उन्होंने भाई साहब ने बस नाम बदल दिए, क्योंकि बच्चों को क्या है कि याद रहता है कि Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। उन्होंने हायर टेम्परेचर पे दूसरे को कर दिया था, तो हायर टेम्परेचर पे जिसको कर दिया तो ये Q2 माइनस Q1 हो गया। तो आप ध्यान रखना, Q लोअर टेम्परेचर अपॉन Q हायर टेम्परेचर, या फिर फॉर्मूला 1 माइनस T लोअर अपॉन T हायर। अब उन्होंने दूसरे की टेम्परेचर को ज़्यादा कर दिया, तो दूसरे को ज़्यादा कर दिया तो यहाँ पे T2 जो है वो आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन। हालांकि जो मैंने आपको बताया उसमें T1 आएगा। भाई मैं इसको हायर टेम्परेचर बोल रहा हूँ तो T1 लगाओ, एग्जामिनर भाई साहब इसको हायर टेम्परेचर बोल देंगे तो T2 लगाओ। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से आप करोगे इसको, ठीक है। तो बच्चों ये था, ये अपना क्वेश्चन देख लो, इसको कैसे बताया गया। ओके, तो अब आप बात करते हैं हम इस बात की। अब सुनिए, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये Q2 अपॉन होता है, यानी कि हीट रिजेक्टेड अपॉन टोटल वर्क डन। सो यू कैन कैलकुलेट दिस एक्चुअली Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इस टाइम पे लोअर वाला अपॉन वर्क डन, ठीक है। ये रेफ्रिजरेटर को खोल दोगे तो क्या कमरा ठंडा हो जाएगा? आपको लगता है रेफ्रिजरेटर खोलने पे कमरा ठंडा होता है? नहीं, रेफ्रिजरेटर खोलने पे कमरा गर्म होता है। गर्म इसलिए होता है क्योंकि उसका सिस्टम, निकाय जो है वो पूरा कमरा बन जाता है। अब वो पूरे कमरे को ठंडा करने की कोशिश करेगा तो एनर्जी भी जबरदस्त इस्तेमाल करेगा, एनर्जी रिजेक्ट भी जबरदस्त होगी, तो वो कमरे को गर्म कर देगा, ठंडा नहीं करेगा। ध्यान रखना इस बात को। फिर बात करते हैं कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन बस एक ऐसा इंजन बनाने की कोशिश की गई भाई जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम है। मैक्सिमम एफिशिएंसी में देख लीजिए, इसने 4 स्टेप्स लिए, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। तो ए बी और सी डी तो है आइसोथर्मल प्रोसेस। बच्चों आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। तो ए बी और सी डी ये दोनों रहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। बी सी और डी ए जो है ये एडियाबैटिक प्रोसेस रहने वाले हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम। यानी इस वाले में तो डेल्टा यू 0, इस वाले में डेल्टा यू 0, इस वाले में डेल्टा क्यू 0 और इस वाले में भी डेल्टा क्यू 0 बता चुका हूं। तो ये प्रोसेस आपको इतना ही पढ़ना है, इसमें कोई और विशेष बात नहीं। एफिशिएंसी फॉर्मूला ध्यान में रखना बच्चों, ईटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, यानी 1 माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर, ठीक। अच्छा, फिर आप ध्यान रखना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केवल स्टेटमेंट है, 2 अलग अलग स्टेटमेंट आपको पढ़ने हैं। एक स्टेटमेंट है केल्विन और प्लैंक भाई साहब का है, दूसरा स्टेटमेंट है क्लासियस स्टेटमेंट। दोनों में कोई विशेष महत्व नहीं है। देखिए ठीक है, स्टेटमेंट है। हम जैसे मान लीजिए कि सेकंड लॉ ने हमें कुछ लिमिटेशन बताने की कोशिश की कि फर्स्ट लॉ जो है वो सबके सब जगह नहीं है कि कहीं भी मुंह उठा के फर्स्ट लॉ लगा दिया, तो सेकंड ने थोड़ा लिमिटेशन बांधा। फिर उन्होंने बस केवल ये कहा कि भाई साहब 100% कुछ नहीं होगा। यानी पहले वाले साहब ने ये बता दिया कि आप ऐसा इंजन बना ही नहीं सकते जो बिना हीट रिजेक्ट किए 100 का 100% वर्क डन में कन्वर्ट कर दे। जैसा कि मैंने कहा ना, नल ऑन किया, हाथ धो रहे हो, पानी नीचे नहीं गिरा, 100 का 100% पानी तुमने हाथ धो डाला। क्लियर हो पा रही है बात?
तो इन्होंने मतलब मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट दोनों को नहीं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी से पढ़िए, इसका मैं मतलब बता देता हूँ। पहले वाले भाई साहब ने ऐसा बोल दिया कि आप कोई ऐसा इंजन बना ही नहीं सकते जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, यानी जितना उसको हीट दिया जाए सिंक सोर्स से पूरा का पूरा वर्क डन में कन्वर्ट कर दे और जो सिंक के पास कुछ भी ना जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लासियस स्टेटमेंट भी वो यही बात बता रहे थे, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ बताया, एक ने जनरल वे में बताया, एक ने इंजन के बेसिस पे बता दिया। तो वही स्टेटमेंट इनका भी था कि भाई आप 100% सोर्स से हीट लेने के बाद में उसको सिंक में 100% कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। दिस विल बी द वैल्यू। क्या क्लियर हो पा रहा है कि क्या इसका मतलब था कि 100% आप इसमें से लेके आप 100% सिंक में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सो दोनों का कहने का मतलब ये था कि भाई साहब ईटा इक्वल टू 100% नहीं मिलने वाला है। दिस वॉज अबाउट थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो केटीजी के क्वेश्चंस मैंने कुछ फॉर्मूलाज जो है वो बीच बीच में बता दिए, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस वगैरह पढ़ते हैं हम लोग, नीट के कुछ क्वेश्चन, केटीजी के कुछ फॉर्मूला। क्योंकि देखो बेटा आप लोग आइडियल गैस इक्वेशन जान रहे हो, आप लोग लाइक अदर इक्वेशंस वगैरह भी जान रहे हैं, रियल गैस इक्वेशन जान रहे हैं, बॉयल्स लॉ मैंने बता दिया है, चार्ल्स लॉ बता दिया है, ठीक है। एक दो कोई फॉर्मूला जैसे जो है आपको मैं बता दूंगा भाई गैस मॉलिक्यूल्स। केटीजी के बस वही है कि आपको 5-7 स्टेटमेंट उसके पढ़ने हैं कि भाई सभी के सभी मॉलिक्यूल्स को क्या माना गया है, किसको क्या माना गया है।